सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल तो ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक और हफ्ता जो जिसमें हमें जंग के ऊपर बात करनी पड़ेगी। सर महीना हो चुका है, मामलात जो हैं वो संभलने की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं, तो फिर मामलात जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अब आप इस वॉर की दो तीन एस्पेक्ट्स देख लें। एक तो वॉर इटसेल्फ है, उसके अंदर किस किस्म के हमले हो रहे हैं, जवाबी कार्रवाइयाँ क्या हो रही हैं, उसके साथ साथ अवाम का रद्द क्या है, वो क्या बातें कर रहे हैं, और तीसरा आपका मेरा पर्सपेक्टिव है कि मीडिया इसको कैसे देख रहा है। तो हम कोशिश करेंगे तीनों को किसी न किसी तरह आज कर लें। पहली जो सबसे अहम चीज़ है कि वॉर जो है वो कहाँ तक बढ़ चुकी है और कहाँ तक चली गई है। इसके अंदर पाकिस्तान जो है वो पिछले कुछ दिनों में बहुत रेलेवेंट हुआ, और ये बातें, ये चमगोइयाँ चल रही थी कि अमेरिकी कुछ लोग, ईरानी जो है सीनियर लोग जो हैं, पाकिस्तान आएंगे, इस्लामाबाद में बैठ के मुलाकातें होंगी और इसको किसी तरह सालसी की तरफ जो है, या उसका अमल जो है और उसकी शुरुआत जो है वो पाकिस्तान उसके अंदर अपनी शिरकत करेगा और वो चीज़ होगी। अभी तक उसके ऊपर कोई हतमी तौर पे बयानात हमारे सामने नहीं आए। अलबत्ता ये बातें चल रही हैं कि जी पाकिस्तान का इसके अंदर एक रोल फ़िलहाल इस तरह से है कि ईरान तक जो बात पहुंचानी है अमेरिका की, ईरान की बात अमेरिका तक पहुंचानी, इंटरमीडियरी के तौर पे पाकिस्तान जो है वो बड़ा एक्टिव है, जो कि इन इटसेल्फ एक बहुत अच्छी चीज़ है। जंग की हद तक बात करें तो ईरान का एक बयान था जो रमज़ान के महीने शुरू होने से पहले था कि हम जो हैं ऑफेंसिव अटैक्स जो हैं उनके ऊपर कमी करेंगे, लेकिन रोज़े जैसे ख़त्म होंगे उसके बाद हम फुल ऑफेंसिव अटैक्स करेंगे। उनकी हमने कुछ चीज़ें देखी भी हैं। उसके साथ साथ जो अमेरिका का रद्द-ए-अमल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये पहली दफ़ा हुआ है कि अमेरिकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो जाएँ, डिफेंस के सेक्रेटरी हो जाएँ, उनके मिलिट्री के लोग हो जाएँ, उनसे बयानात नहीं आ रहे। बयानात डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के, उनसे आ रहे हैं। उधर जहां उनको रिपोर्टर्स मिलते हैं वो कोई ना कोई नई बात जो है उसके अंदर कर देते हैं और वो न्यूज़ बन जाती है। अब उन तमाम बातों का अहाता करना मेरे ख्याल में इस शो में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो ढेर सारी बातें उसकी जो कुछ लेकिन अच्छी और जो ज़रूरी रादर जो चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ। एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जी ईरान हमसे बात करना चाहता है। ईरान जो है वो उन्होंने हमें कहा है कि हम आपसे बात करेंगे और हम किसी किस्म की चीज़ जो है उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इसको ईरान डिनाई करता है। इनफैक्ट इसके ऊपर मीमबाजी भी शुरू हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने आप से नेगोशिएट कर रहे हैं। उसके बाद जो है ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फ़ैसला लिया जो हमें लग रहा था कि ये चीज़ इस दफ़ा इस जंग में नहीं होगी। 3000 ट्रूप्स जो हैं वो इस वीकेंड, जो अभी हम बैठे हैं एज वी स्पीक, वो मिडल ईस्ट की तरफ जो है वो रवाना है। उनमें पैराट्रूपर्स हैं, और पैराट्रूपर्स का तो एक ही काम होता है कि वो किसी एक जहाज़ से लैंड करते हैं एनिमी टेरिटरी में और उसके ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश करती हैं। तो खग आइलैंड जो है, जहाँ पे ईरान की ऑयल की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी कह लें उसको, या उसको डिपो कह लें, जहाँ से वो ऑयल सप्लाई करते हैं, उसके ऊपर ये एक निशाना बन सकता है कि ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड वाली कहानी जो है वो फिर एक रियलिटी बन जाएगी, वरना 3000 बंदा एवं नहीं भेजते। अमेरिका के अंदर खुद डोमेस्टिकली इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया गया। रिपब्लिकन सेनेट जो है कुछ लोग, उन्होंने पार्टी के लोगों ने कहा जी कि हम इसमें अप्रूवल नहीं देंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस ग्राउंड इन्वेजन के लिए मजीद, या इस वॉर के लिए $200 बिलियन मजीद मांग लिए, और वो कह रहे हैं हम इसके ऊपर साइन ऑफ नहीं करेंगे। लेकिन ट्रूप्स डिप्लॉय हो चुकी है, तो अगर ट्रूप्स डिप्लॉय होकर अगर लैंड कर गए, एक भी लैंड कर गया, तो फिर जो प्रोवर्बियल टेबल है जिसके ऊपर बैठ के ये सारी कॉन्वर्सेशन होनी है और सालसी होनी है, वो टेबल जो है उसको आप ना समझें, क्योंकि जिस सेकंड ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड होगी ये एक तवील जंग जो है इसके अंदर बन सकती है। उसके साथ साथ जो प्रेशर्स पड़ रहे हैं दुनिया के ऊपर वो बड़े अहम हैं। पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो कहाँ से कहाँ चली गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं मंडे आने को होता है और मार्केटें खुलनी होती हैं तो कोई ना कोई बात कर देते हैं। ये पिछले हफ्ते भी हुआ, इस हफ्ते भी शायद हो, हम देखेंगे। लेकिन उससे फिर स्पेकुलेशन की आवाज़ें जो है बड़ी बढ़ रही हैं कि $560 मिलियन की स्पेकुलेशन जो है मुबीना तौर पे क्रूड ऑयल मार्केट के ऊपर हुई है। इसके ऊपर हम बाद में बात कर लेंगे। दूसरी जो बात है कि इसके अंदर जो है एक मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू का है। मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंटरेस्टिंग इस लिहाज से कि अब किसी को ये नहीं पता कि कौन सी बात कब माननी है और कहाँ उसको फिट करना है, जब और लोगों से बात करनी है कि हम कौन सी बात करें और वो कौन सी करेक्ट है।
इसके अंदर मैं अब पहले तो प्रिंट मीडिया को इंक्लूड नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ खबरें प्रिंट मीडिया की भी बाउंस हुई हैं, बहुत सारी खबरें हमारे ब्रॉडकास्ट मीडिया की बाउंस हुई हैं, और सोशल मीडिया को तो आप छोड़ ही दें कि उसके ऊपर तो हर किस्म की जो है बातें वो चल रही हैं। अब ये सारा कुछ जो है ये किस तरफ हमें लेके जा रहा है? आप अगर सिर्फ पाकिस्तानी अवाम की बात करें तो हाई ऑक्टेन की कीमत जो है वो उसमें 200 रुपये लेवी बढ़ा के 300 रुपये कर दी गई, और 600 रुपये प्लस जो है, और कुछ जगह पे 580 रुपये का हाई ऑक्टेन फ्यूल मिल रहा है। ये गवर्नमेंट ने किया। गवर्नमेंट ने सब्सिडी देने के लिए आवाम को, ख़ास तौर पे टू व्हीलर्स को 100 बिलियन रुपए जो हैं वो PSDP फंड से शिफ्ट कर दिए हैं ऑयल को सब्सिडाइज़ करने के लिए। और उसके साथ साथ एक स्मार्ट लॉकडाउन जो है उसकी आवाज़ें जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट से गूंज रही हैं। अब वो कब नाफिज होएगा, फिल वक्त हमारे पास उसके ऊपर तजवीज़ जो है वो जा चुकी है। स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे, इसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट अभी तक है जी 1 तारीख को या 2 अप्रैल को स्कूल खुल जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल खुलेंगे। लोग जो हैं वो अपने ज़ाती तौर पे ऑस्टेरिटी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लोग आमदोरफ्त जो है उसके अंदर तब्दीली आई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके साथ साथ जो फ्राइडे का वर्क का था जी कि 3 डे वीकेंड कर दें, उसको पंजाब गवर्नमेंट ने स्टांस लिया है एक उस दिन की जी इसको करने से पेट्रोल का खर्चा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जुम्मे की छुट्टी देने से लोग सफ़र ज़्यादा करते हैं, लोगों ने जो आउट ऑफ स्टेशन है वो जाना शुरू हो जाते हैं बाहर आउट ऑफ स्टेशन, तो आप जुम्मे को इसेंशियल स्टाफ को बाउंड करेंगे वो दफ्तर आए। तो सर टोटल केओस है, एक क्लैरिटी नहीं है किसी भी चीज़ की। मैं क्लैरिटी कह रहा हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट की भी जो है वो हमें बयानात जो है अभी उनसे नहीं पता कि आने वाले कुछ हफ्तों में क्या होगा, फेडरल गवर्नमेंट का भी नहीं पता, मुझे अमेरिका का भी नहीं पता, और बाकी दीगर जो इसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी नहीं पता, और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। ये सिचुएशन ही इस किस्म की है जिसके अंदर क्लैरिटी हासिल करना बहुत मुश्किल हो चुकी है। हाँ जी बिल्कुल, शुरू में सालसी आपने शुरू किया वहाँ से, सो अब जाहिर है एक सेट ऑफ डिमांड्स है ईरान की तरफ से। अब वो जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें से अगर आधे एक्सेप्ट कर ले अमेरिका तो फिर जाहिर है, यहाँ आधे छोड़ें उसमें तो एक क्वार्टर एक्सेप्ट कर ले तो शायद ईरान जो है वो टेबल पर बैठेगा। जिस दिन वो ईरान टेबल पर बैठेगा वो मेज़ फिर कहीं भी सज सकती है, पाकिस्तान में भी सज सकती है। लेकिन जब तक उनके बहुत बेसिक पॉइंट्स को ही अप्रूव नहीं किया जाता तो फिर ज़ाहिर है टेबल पर बैठने का ईरान को फ़ायदा कोई नहीं। अब उनके जितने भी डिमांड्स हैं उनमें से ज़ाहिर है जो 2 सबसे बुनियादी हैं, वो एक तो ये है कि जी कोई इंटरनेशनल गारंटी कि ये 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर दोबारा हमला नहीं हो जाएगा, और दूसरी ये है कि हम पे से सैंक्शन हटाई जाए ताकि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है ये हम रिकवर तो कर सकें ना, वरना तो हम सारी ज़िंदगी रिकवर ही नहीं कर सकते। तो अब जब तक ये 2 नहीं मानी जाती तब तक जाहिर है टेबल पर बैठ के करना क्या है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अब आप अमेरिका का पर्सपेक्टिव अगर आप देखते हैं तो शायद अमेरिका अगेन, डोनाल्ड ट्रंप साहब को हम जानते हैं, वो कभी भी कुछ भी कह सकते हैं और यू टर्न ले सकते हैं, और वो बता सकते हैं कि जी देखें हमने बड़ी डिस्ट्रक्शन कर दी वहाँ पे, हम जीत गए, हम ज़बरदस्त हैं और बात ख़त्म, और अब जंग ख़त्म हो गई और हम वापस जा रहे हैं। प्रॉब्लम है नेतन्याहू जो हैं वो इंटरनली भी बहुत अनपॉपुलर हो चुके हैं इसराइल में आपको ज़ाहिर है ख़बरें बहुत कम वहाँ से बाहर आती हैं, लेकिन अब हमें पता है कि वहाँ पर बहुत बम गिरे हैं, उनका बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है। उनके कुछ शहरों के गवर्नर ने खुद बयान दिया कि जो बड़ा नुकसान हुआ है। एग्जैक्टली एक उनका जो पार्लियामेंटेरियन था वो तकरीबन रो पड़ा, और उसने कहा कि उसने टेलीफोन पर से आवाज़ सुनाई कि इस तरह की बीप की आवाज़ आती है और उसके बाद हमारे पास 15 सेकंड होते हैं बंकर में जाने के लिए, और अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो उसको ये समझ नहीं आती कि उसने बड़े को बचाना है या छोटे को बचाना है। सो वो लोग भी, वहाँ के भी अवाम ये कह रहे हैं कि जी अगर इसके बाद हमें मिलना कुछ नहीं, अगर ये जंग बंदी हो जानी है तो फिर नेतन्याहू ने हमें इसमें डाला क्यों? क्योंकि नेतन्याहू के लिए डू और डाई सिचुएशन है, वो कह रहा है कि मैंने रुकना ही नहीं, उसकी वजह से अमेरिका अभी तक सपोर्ट कर रहा है कि चले ठीक है जंग चल रही है। अब ये बात जो है ना बूट्स ऑन ग्राउंड्स वाली, जाहिर है फ्यूचर का इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं है, हम सिर्फ टेबल लगा सकते हैं। मुझे ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर ये खुदा ना खास्ता होता है तो शायद इसकी वजह से जंग बंदी एक्सपेडाइट हो जाए, जंग बंदी तेज़ हो जाए। मेरे से अगर कोई पूछे कि जंग कब ख़त्म होगी तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जंग तब ख़त्म होगी जब अमेरिका के अंदर से लोकली एक प्रेशर बिल्ड होगा हुकूमत के ख़िलाफ़, जिसमें वो हुकूमत को कहेंगे कि जी दिस इज़ नॉट आवर वॉर, आप हमें इस जंग में क्यों लेके गए हैं और आप इसको फिल फॉर ख़त्म करें। अच्छा, ये जो बूट्स ऑन ग्राउंड का आइडिया है, देखें अभी तक अमेरिका दूर से हमले कर रहा है, इसमें बॉडी बैग्स नहीं होते। अगर अमेरिका खुद अंदर चला जाता है, अपने सोल्जर्स को ले जाता है, तो फिर वो जितनी भी डिस्ट्रक्शन कॉज करेंगे ईरान को वो एक तरफ है।
अपने भी तो सोल्जर्स को कुछ नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा, वही बॉडी बैग्स अगर वापस आने शुरू हो गए अमेरिका, तो वो जो अवाम का रिएक्शन है, अभी तक आधे अमेरिकनों को नहीं पता कि अच्छा कोई जंग हो रही है और हम उसका हिस्सा हैं, वो अगर ज़्यादा बढ़ जाता है, इवेंचुअली देखें अमेरिका को, वहाँ के अवाम निकलेंगे, अमेरिका को समझाएंगे कि जी हम वी कैन नॉट बैक नेतन्याहू मोर, नेतन्याहू की अपनी जो जंगें हैं वो खुद संभाले, आप उसकी पुष्टपनाही छोड़ें। जब तक ये नहीं होगा तब तक अमेरिका पीछे नहीं आएगा, जब तक अमेरिका पीछे नहीं आएगा अनफॉर्चुनेटली जंग खत्म नहीं हो सकती। जी सर, बिल्कुल। अच्छा सर, इसके अंदर एक और एंगल जो है ना, जो अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिसी को बड़ा वाजे कर देता है। अब देखें जो 15 पॉइंट प्लान है, अब देखें 15 पॉइंट प्लान तो बड़े आए, एक ये आ गया, इससे पहले चले जाए तो गाज़ा का प्लान आया था, उससे पहले यूक्रेन का आया था, तीनों इस वक्त तक फेल्ड है। ये तो चले शुरुआत ही नहीं हुई इसकी, लेकिन वो दोनों तो फेल्ड थे। अब ये 15 पॉइंट प्लान जो है, जो भी शख्स 2015 में सियासत फॉलो कर रहा था, अमरीकी और ईरानी, उनको पता है कि 2014-15 में बराक ओबामा ने JCPOA किया था ईरान के लिए मामलात बेहतर करने के लिए। वो एक अलग बात है कि JCPOA के अंदर भी एक शराइत जो ईरान ने रखी थी वो ये थी कि हमारे से सैंक्शन हटाएं, वो बराक ओबामा के दौर में भी नहीं थी हटी, और इस चीज़ का ईरान के अंदर जो है उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि ये वादे करके मुकर जाते हैं अमरीकी जो है। अब वो 15 पॉइंट प्लान जो है, अगर वो अप्रूव भी हो जाता है, फ़र्ज़ करें, मैं बहुत हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ और बड़ा नामुमकिन है कि ईरान अब कोई भी चीज़ मानेगा जो अमेरिकन गिवन है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें अप्रूव हो जाता है, तो वो तो एक JCPOA की फ़ोटोकॉपी है जिसके ऊपर अप्रूव करने को जा रहे हैं। मज़े की बात यह है कि JCPOA जो है आके किसने ख़त्म किया? डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली टर्म में आके ख़त्म किया था। तो आप बेसिकली हो ये रहा है कि एक ऐसा प्रेसिडेंट आया जिसने पहली टर्म में ईरान के साथ जो अग्रीमेंट थी वो ख़त्म की, जिसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स भी थे, जिसमें पता नहीं क्या क्या था। अब वो वही प्लान जो है एज अ सीज़ फायर की उसको शक्ल दे के अगर अप्रूव करने की कोशिश करें तो इसकी तो कोई सेंस नहीं बढ़ती है, तो मुनाफकत की एक बहुत अला किस्म की मिसाल बन जाती है। एक तो ये, दूसरा देखिए, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और बड़े मसाइल है जिनके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा। नवंबर के अंदर जो है मिड टर्म इलेक्शंस हैं, अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा यंग वोटर जो है वो इंट्रोड्यूस होगा, और डोनाल्ड ट्रंप के बयानात ये भी है कि मैं ये कर ही अपनी यूथ के लिए रहा हूँ, ये जंग ही लड़ी जा रही है हमारी यूथ के लिए ताकि वो सेफ रहे। इस चीज़ की अगेन यूथ जो है उनसे अगर आप सर्वे करें और पूछें तो उसकी कोई सेंस नहीं बनती। फ्लोरिडा के अंदर अभी पाम बीच में एक स्टेट लेजिस्लेचर की सीट जो है वो वेकेंट हुई, जिसके ऊपर इलेक्शन हुआ। अब वो इलेक्शन जो हुआ वो डेमोक्रेट स्वीप कर गए। अब फ्लोरिडा जो है वो डेमोक्रेट्स का स्टेट ही नहीं है। इस स्टेट के अंदर मारा-लागो, जहाँ से डोनाल्ड ट्रंप साहब कई दफ़ा बयानबाजी करते हैं और वहाँ पे अक्सर गए होती है, वहाँ पे वो वोटर रजिस्टर्ड वोटर हैं, उन्होंने अपना वोट जो है इस इलेक्शन में डाला और पोस्टल बैलेट से डाला। ये एक और मुनाफकत है। वो सारे डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि जी आप तो कहते थे पोस्टल बैलेट जो है उसी से सबसे ज़्यादा धांधली होती है हमारे इलेक्शन के अंदर। और उसके साथ साथ ये इलेक्शन चूंकि डेमोक्रेट्स जो है निकाल गए हैं, फ्लोरिडा उनके लिए एक स्विंग स्टेट बन गया, फ्लोरिडा उनके लिए एक ब्लू स्टेट बन गया। सो पॉइंट बीइंग कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस नहीं है, नंबर वन। मिड टर्म्स जो है वो सर पे मंडला रहे हैं, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड होने को जा रहा है शायद, और ईरान जो है वो टेबल पे आने को तैयार नहीं है। ये तो एक रेसिपी फॉर डिजास्टर है। हमने आज से कुछ हफ्ते पहले अपने शो पे ये बात की, जब जंग शुरू हुई थी तो हमने ये कहा था कि मिड टर्म के अंदर कांग्रेस और सेनेट दोनों रिपब्लिकन शायद हार जाएं। कांग्रेस की तो चले बात काफ़ी सीधी है, सेनेट के अंदर 70% लीडरशिप जो है वो आपको रिपब्लिकन पाई जा रही थी, लेकिन अब उसके अंदर जो है वो मसले मसाइल होना शुरू हो गए। तो एक ना सिर्फ लेम डक प्रेसिडेंट नवंबर तक डोनाल्ड ट्रंप साहब बन सकते हैं, बल्कि उसके पास जो एक बंद कूजा है जो एप्स्टीन फाइल्स का है, जैसे ये जंग अल्लाह करे जल्द हो जाए बट ठंडी होगी तो उसके बाद ये जो एप्स्टीन फाइल वाला सारा मुद्दा है ये आपके ख्याल में ये ख़त्म हो जाएगा। डेमोक्रेट्स को यूज़ नहीं करेंगे, उनकी ऑपोजिशन इसको प्ले नहीं करेगी, और उसके बाद इम्पीचमेंट की भी बातें शुरू हो गई हैं। सो ऑल ओवर उनका जो एक वर्बल और फिजिकल कॉन्फिडेंस नज़र आता है डोनाल्ड ट्रंप साहब को ऑन स्क्रीन, ऑन एयर विद रिपोर्टर्स, वो उसके अंदर जो है असलियत जो है, अगर आप फैक्ट्स पे हैं तो मामलात तो बड़े ख़राब हैं। और इन्फ्लेशन का जैसे आपने जिक्र किया और तेल की प्राइसेस का, वो आपके ख्याल में सिर्फ पाकिस्तान को इफेक्ट कर रही हैं? इंडिया में जो है हमने लंबी लंबी लाइनें देखी हैं वहाँ पे उनके तमाम शहरों के अंदर, वहाँ पे गैस का LNG का इतना बड़ा क्राइसिस है कि वहाँ पे 15,000 शादियाँ जो हैं उनको आगे कर दिया गया है। वहाँ पे खाना बना रहे हैं लोग लकड़ियाँ जला के। वहाँ पे इस वक्त सिचुएशन ये है कि उनकी कोर इंडस्ट्री जो है, सिरेमिक्स हो जाए, टेक्सटाइल हो जाए, उनके पास गैस नहीं है, वो चल नहीं रही। तो इसका, और थाईलैंड के अंदर भी इस किस्म के मामला हमने देखे, दुनिया के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया तक में इसके असरात जो हैं पहुँचे। सो ये जो है किसी भी बाय एनी मेजर जो है, ये ना जंग ख़त्म हुई है और ना इसके असरात जो हैं अभी जिनका फैलाव है वो ख़त्म हुआ है, ये आगे तक जाएगा।
ये अगर जंग लेट से अभी आपका हमारा शो ख़त्म होता है और ख़त्म हो जाए, उसके बाद जंग सीज़ फायर हो जाए, उसके बाद भी कई महीने लगेंगे इसे रिकवर करने में। जी 2 साल एक मुताबिक अंदाजे के मुताबिक। और ये आपने जिस तरह से कहा ना कि अगर इम्पीचमेंट तो जाहिर है बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप है, लेकिन अदरवाइज अगर मिड टर्म्स ट्रंप साहब हार भी जाते हैं, वो एक लेम सिटिंग डक बन भी जाते हैं, तो भी जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो उनके पास रहेगी। और फिर वही बात है कि अगर अमरीकी सदर ने सिग्नेचर कर दिया है और वहाँ पर ट्रूप्स एक जगह पर चले गए हैं, तो फिर कांग्रेस जो मर्जी समझती और कहती है फिर वो बैकआउट नहीं कर सकते। फिर वो ये नहीं कर सकते कि अच्छा ये जो इजाफी बजट मांगा गया है हम उस पर साइन ना करें, क्योंकि जी हमारे जो सोल्जर्स हैं वो इस वक्त बैटलफील्ड पर हैं। सो अगेन जिस तरह से आपने कहा कि ये ट्रंप साहब जो है ना ये तवालत दे रहे हैं अपने आप को, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि इकॉनमी जो है उनसे अभी तक मैनेज नहीं हो सकी, और जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एवरीथिंग जो वो मतलब अपने सियासी नारे जो उनके थे जिन पे बहरहाल फर्स्ट टर्म में वो काफ़ी हद तक पूरा भी उतरे, इस दफ़ा उसको बिल्कुल ही फ्लिप कर दिया है। सो मतलब वो कहते हैं ऐसा सदर हूँ जो कि जंगें पसंद नहीं करता, उन्होंने जंगें लगाई। मतलब हर चीज़ जिसके ऊपर वो कहते थे कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, इस दफ़ा उन्होंने की। तो ये अब मुझे एक और ये भी डर है कि वो जो प्रेशर आना है इवेंचुअली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोकली अमेरिकन लोगों से, जिसके नतीजे में हम ये खुशगुमान हैं कि उसके नतीजे में अमरीकी हुकूमत या सदर जो है वो बैक ट्रैक करेंगे। ये ना हो कि ये उस डर से कि मुझे निकाल दिया जाएगा, मेरी पार्टी जो है वो वोट लूज कर जाएगी, ये उसको डबल डाउन ना कर दें। हाँ सर, बिल्कुल ये भी इम्कानात इस किस्म की चीज़ की। और अगेन जो पर्सनैलिटी वो सामने आते हैं टीवी के ऊपर, मेरा अपना ख्याल है कि वो इन द बैकग्राउंड भी इस किस्म की पर्सनैलिटी है। सो इन चीज़ों से बचना चाहिए। हमारे पास थोड़ा जंग के ऊपर और भी बातें हमने करनी है, खासतौर पर इंडिया वाला एंगल हमने डिस्कस करना है। यहाँ पर जाना है एक ब्रेक के बाद आके डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर, ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे जो मामलात चल रहे हैं दुनिया में, जंग लगी हुई है और उसके अंदर ज़ाहिर है एक डोमेस्टिक हमने बात भी कर ली, अमेरिका की बात भी, इसराइल का आपने बड़ा अच्छा बताया कि क्या वहाँ पे मामलात चल रहे हैं। लेकिन जो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, उनकी कुछ, जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू भी है इस सारी जंग का। अब उसके अंदर जो इंडियन मीडिया है वो पिछले बहुत सारे दिनों से जो है उनका गुफ्तगू जो हो रही है वो पाकिस्तान के इर्द गिर्द हो रही है। हम उनके ज़हन पे हैं और ये चीज़ उनको हज़म नहीं हो रही कि एक ऐसा मुल्क इंडिया जो अपने आप को पोर्ट्रे करता था, दिखाता था कि जी हमारे ताल्लुकात इस खत्ते के अंदर बड़े बेहतरीन है, तमाम लोग तमाम मुल्क मालिक जो है हमारी तरफ देखते हैं कि अगर कोई मसला होएगा तो इंडिया हमारी एड के लिए आएगा, या तनकीद भी करेगा तो इंडिया करेगा। इस सारी जंग में इंडिया ने एक स्टांस ऐसा इख्तियार किया जिसके अंदर ना वो टेबल पे हैं, बल्कि टेबल से दूर दूर भी कहीं नज़र नहीं आते, ना को उनको पूछ रहा है। और ये चीज़ उनको तकलीफ़ होती है, चुभती है इससे। ना सिर्फ ये बल्कि कुछ ऐसे बयानात भी दिए गए उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, जो मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन उनका हम जवाब अभी ज़रूर देंगे। और उसके साथ साथ ये कि ये हुआ क्यों? ये हुआ सिर्फ इस वजह से कि जो उनकी बीजेपी की गवर्नमेंट है जो मोदी जी रन कर रहे हैं, उसका एक प्रिंसिपल स्टांस ये है कि जी हम बेस्ट हैं और हमने सारा कुछ अचीव कर लिया। हमारी जो रिलीजन है और उसके ऊपर हमारी जो बिलीफ्स हैं वो ही हैं, उसके अलावा तमाम मज़ाहिब जो हैं उनसे भी हमें मसला है। उसके साथ साथ हमें रीजनली भी, क्योंकि इंडिया जो है सराउंडेड बाय मुस्लिम कंट्रीज़, और उनकी बीजेपी की एक आउटवर्ड अप्रोच है कि हमें ये नापसंद है, और उस चीज़ को वो वोकली कहते तो नहीं, अलबत्ता उस चीज़ को उन्होंने एक्सरसाइज ज़रूर किया है पिछले कुछ सालों के अंदर। इजराइल जाना और नेतन्याहू को गले लगाना एक बैड मूव हुई। जो वो जहाज़ इंडिया में ट्रेनिंग के लिए ईरानी गया हुआ था और वहाँ से निकला और उसको अमेरिका ने टॉर्पीडो से उड़ा दिया, वो एक बैड चीज़ हुई। ख़ुमैनी का जब कत्ल किया गया और उसके बाद उनको मार्टर किया गया, उसके बाद उसके ऊपर स्टांस ही नहीं लिया उनकी स्टेट ने, जवाब ही नहीं दिया, कोई बात ही नहीं, कंडोल ही नहीं किया। ये चीज़ भी इसके अंदर ऐड कर ले। तो ये चीज़ें ऐड करते जाएँ आप एक एक करके,
तो जाहिर है उसके बाद फिर टेबल तो क्या, आप तो उस कमरे में भी मौजूद नहीं हो सकते जहां आप होना अब चाह रही हैं। तो अब ये चीज़ जो है ये मंजर आम पे बड़ी वाजे हो गई है कि इंडिया जो है उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी जो है उसको कई साल पीछे धकेल दी है। ना सिर्फ ये बल्कि आपने और मुझे भेजा था और हमने उसके ऊपर डिस्कशन भी की थी, हम किसी दिन बाकायदा शो करेंगे, किसी को बुला के करेंगे कि उनकी जो GDP फिगर्स हैं पिछले 10 साल के, और उनके ऊपर एक बड़ी क्लियर कट किस्म का एक मजमून जो है शाया हुआ जिसके अंदर बताया गया कि कैसे ये गलत तरह से बता रहे हैं कि इनकी इकॉनमी जो है जितने छक्के मारी है कैसे मारी है, ऐसी भी कहानी नहीं है बीच में। जी यकीनन अब तो ब्लूमबर्ग और बहुत सारे और इदारे इस तरह रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनके GDP फिगर्स जो हैं वो फज्ड हैं। अच्छा, इस पे ना एक कांग्रेस के रहनुमा हैं जिन्होंने असेंबली में खड़े होकर एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि ये इंडिया ने कब डिसाइड किया और हमसे मशवरा क्यों नहीं किया कि आज से इंडिया इसराइल की B टीम होगा। तो आप देखें ना कि पाकिस्तान को अगर सराहा जा रहा है तो क्यों सराहा जा रहा है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली, हालांकि इस पर मीमबाजी भी बहुत हुई कि जी एक करारदाद पेश हुई है, अमेरिका ने की है, पाकिस्तान ने उसका साथ दिया है, दूसरी ईरान ने पेश किया, पाकिस्तान ने उसका साथ दिया है, तीसरी सऊदी अरब ने पेश किया, पाकिस्तान ने उसका साथ दिया है। अच्छा, वो हो रहा है कि जी पाकिस्तान सब करारदादों को क्यों जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। देखिए, क्योंकि पाकिस्तान हर उस करारदाद को एक्सेप्ट कर रहा है जो कि पीस की बात करता है, जो कि हमले ना करने की बात करता है। पाकिस्तान ने हर मुल्क को यही कहा है कि जी जंग बंदी जितनी जल्दी हो सके, हम उसमें कोई भी किरदार अदा कर सकें, हम हाजिर हैं। सो पाकिस्तान क्योंकि पीस की बात कर रहा है इसलिए पूरी दुनिया में उसको सराहा जा रहा है। इंडिया के ऊपर वो जो विश्व विधाता बनने का जो भूत सवार हुआ आज से कुछ अर्सा पहले, और मैं जो है ना हर चीज़ को लिंक करता हूँ इकोनॉमिक्स के साथ। एक्चुअली जब ये फिगर्स फज हो रहे थे, जितना अरसा तो निकल गया, अब जब सामने आना शुरू हुआ, लोगों के लाइफस्टाइल पर डेंट पड़ना शुरू हुआ, तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो रूलिंग होती है, उसको फिर ये शौक़ होता है कि मतलब हम जंगें करें, हम जंगों में कोई किरदार अदा करें ताकि लोगों को लगे कि इस वक्त मुल्क को ख़तरा है और उनका जो ध्यान है उसको इकॉनमी पे से हटाया जा सके। यही जो है मेरे ख़्याल में बहुत बड़ा एक फैक्टर था जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ भी जंग शुरू की पिछले साल मई में, और उसके बाद से जो उनकी पोस्चरिंग है पूरी दुनिया में, वो आपको उससे देखेंगे तो आपको ये सबूत मिलेगा कि कोई तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सो ये अगेन इंडिया के माजी में अगर आप देखें, फ़लस्तीन को ही देखें, तो इंडिया का जो उसके ऊपर स्टांस रहा है वो बड़ा मिसाली रहा है। इस मोदी हुकूमत ने इंडिया की 74 साल की डिप्लोमेसी पर पानी फेर दिया। जी, और आप देखें शशि थरूर जैसे जो हैं जो कि एंटी पाकिस्तान बयानात बड़े देते हैं, जंग के अंदर भी देख, बल्कि वो जो हमारी टीम जो थी वो दुनिया भर में हमारा मुद्दा लेके गई हुई थी, जिनको वो उनको तो बिलावल भुट्टो लीड कर रहे थे, उस तरह शशि थरूर लीड कर रहे थे। हालांकि हैं वो कांग्रेस के, लेकिन वो बयान इंडिया का आगे लेके गए थे। वो इस चीज़ को कह रहे हैं जी कि 74 साल के अंदर ऐसे नहीं हुआ कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान हमसे ज़्यादा साउंड है। चले वो भी डिबेटेबल चीज़ है, बट लेट से मान लेते हैं थरूर साहब की बातें, तो वो कह रहे हैं अब ऐसी कहानी नहीं है। तो ये तस्लीम शुदा बात है। दूसरा जो आपने असेंबली के अंदर बात की वो भी है। दूसरा एक मैं बयान एक वो सुन रहा था, वीडियो चल रही है ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा, कांग्रेस के ही एक रहनुमा है जो एक खातून जो साफ़ी हैं उनसे किसी कॉन्क्लेव नुमा चीज़ में बात कर रहे हैं, जिसके अंदर ये जो जयशंकर साहब का बयान है, वो लफ्ज़ मैं नहीं दोहराऊंगा यहाँ पे, लेकिन उसका इस्तेमाल जब वो किया जाता है वहाँ पे कि वो ये कर रहे हैं पाकिस्तान, तो कहते हैं वो तो हम तो खैर हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, वो जो मर्जी कहते रहे, लेकिन वो कहते हैं कि जब यूक्रेन के अंदर और लफ्ज़ इस्तेमाल करें, जब वो पापा बने हुए थे मोदी जी कि जी हम जाके यूक्रेन की जंग बंद करेंगे और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तब वो ये वाला काम कर रहे थे। तो ये देखें ना, सारी बातें जो हैं अब उनकी जो अपोजिशन पार्टी है वो इसको जो कितनी एक अजीब सी बात है कि एक ऐसा मुल्क जिसको हमने बिफोर वॉर और उससे भी पहले आप और मैं इधर बैठ के हम उनकी खबरें भी डिस्कस करते थे, हम उनकी तरक्की के ऊपर बात भी करते थे, हम बहुत सारी डिस्कशंस कर लेते थे, लेकिन अब दिल नहीं मानता। क्योंकि एक तो जो जीडीपी वाली बात आपने बताई कि अब इंटरनेशनल मीडिया इसको कोट कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो हरकतें और जो तरीक़ेकार है और उसके साथ जो ईगो है, अब वो इसको ले डूबेगी सारी चीज़ को। तो अब आई हैव नो आइडिया एक्चुअली कि इंडिया के अंदर उनके जो अवाम है उनका एक स्टांस जो है इसके अंदर कितना को तब्दील हो जाएगा। क्योंकि देखिए, एक तो ये हो रहा है, बाकी दुनिया में तो ये हो रहा है कि अगर आप जंग में पड़े, जैसे अमेरिका के अंदर हो रहा है, इजराइल के अंदर हो रहा है, बाकी ममालिक गल्फ नेशंस के अंदर, उनके अवाम से सवाल पूछ रही है कि जी आप जो है जंग के अंदर हैं,
खुद होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते, पर आप जंग के अंदर मौजूद हैं, तो हमारा क्या होगा। इंडिया में तो जंग में वो दूर दूर तक किसी जगह हैं भी नहीं, और फिर भी उनके अवाम उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि जी हम हैं क्यों नहीं इसके अंदर, हम इस डिस्कशन में क्यों नहीं है। तो ये बड़े सवाल हैं जो इसका जवाब जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट को देना पड़े, कभी ना कभी देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और देखिए ना, अभी अब वहाँ पर हालात जिस तरह से आपने जिक्र किया, और ये जाहिर है कि ये कोई अकेले इंडिया का मसला नहीं है, तमाम दुनिया इससे सफ़र कर रही है। अब इंडिया के अंदर जो है वो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए क्योंकि गैस की फराहमी नहीं हुई, आपने बताया शादियाँ पोस्टपोन हो गई, इस तरह की बहुत चीज़ें हो रही हैं। सो अब वो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जी वो $600 बिलियन के जो रिजर्व्स हैं वो किस दिन इस्तेमाल होने हैं, वो किस दिन के लिए रखे हुए हैं। सो अगेन गोइंग फॉरवर्ड उनकी पॉलिसी इसको लेकर क्या होगी। अब देखें, एक चीज़ है जिस पर तारीफ़ भी करनी चाहिए। सो वहाँ पर उन्होंने फौरी तौर पर अपना जो उनका रुपये है उसको डीवैल्यू किया, ठीक है। सो ऐसे मौक़ों पर ये एक मुश्किल डिसीजन होता है फॉर अ गवर्नमेंट, पर उन्होंने ये कर लिया है। बाकी भी ममालिक जो इससे बराह रास्त इससे मुतासर हो रहे हैं, उनको भी ये करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखना वही है कि जब कोई भी हुकूमत ऐसा करेगी तो उसको फौरी तौर पर आवाम की तरफ से एक हेट रिस्पॉन्स मिलेगा। बट दिस इज़ द वाइज थिंग टू डू। आप ये देखें ना कि ये जंग जब शुरू नहीं हुई थी, पूरी दुनिया में गोल्ड ऊपर जा रहा था और डॉलर नीचे जा रहा था, और जैसे ही जंग शुरू हुई है तो एकदम से गोल्ड ने नीचे आना शुरू किया और डॉलर ऊपर जा रहा है। उसकी वजह यही है कि जब भी ऑयल क्राइसिस की वजह से कुछ भी होता है दुनिया में, तो लोग हमेशा जो है गोल्ड को बेचते हैं। मतलब बाय लोग आई मीन कंट्रीज़ एंड बैंक्स, वो गोल्ड को बेचते हैं और वो डॉलर या जो भी करेंसी है जिसके एक्सचेंज में ऑयल ख़रीदा जा सकता है, वो बेसिकली अपनी लिक्विडिटी बढ़ाते हैं। सो ये इस वक्त वो टाइम है जब आपको लिक्विडिटी की ज़रूरत है। सो इस वक्त अगेन आपके जो एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस है उसको भी आपको देखना है, आपको अपनी करेंसी को भी देखना है, आपको ये सारी चीज़ें देखें। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड इकोनॉमी। जी बिल्कुल सर। अगेन इस हमने ये बड़ी देर से बात कर रहे हैं कि ये जंग जो है सिर्फ एक काइनेटिक हद तक नहीं है, इसके इकोनॉमिक असरात बहुत ज़्यादा हैं और ये मामला चल रहे हैं, इनके ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद लाहौर के अंदर लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में बहुत बड़ा एक वाक़या है, उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में लाहौर के अंदर। वहाँ पे वीडियो जो है वो हमने सबने देखी। उसके अंदर दो डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर आयशा और डॉक्टर तैयबा है, वो सी सेक्शन का जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो कर रही हैं और सामने वीडियो जो है वो दिखाई जा रही है क्योंकि कुछ पीछे जो अमला था उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और दोनों के बीच मुकाबला चल रहा था कौन इसको ज़्यादा जल्दी कर सकता है। तो ये वीडियो आई, उसके बाद ज़ाहिर है पंजाब गवर्नमेंट जो है वो भी हरकत में आई। 8 डॉक्टर 2 नर्सेज और इस लेडी वेलिंगटन के एमएस और जो एचओडी है इस डिपार्टमेंट के उनको निकाला गया। एचओडी जो हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा हुसैन है, उनको सस्पेंड किया गया और जो एमएस हैं डॉक्टर फ़ारूक इनाम उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। शो कॉज नोटिस गए हैं कि आपने ये कैसे किया। इसके अंदर दो बहुत अहम बातें, एक तो ये कि इसकी जो ग्रॉस मैल प्रैक्टिस है वो तो अपनी जगह, लेकिन किसी भी शख्स का सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो तब तक रिकॉर्ड या शाया नहीं हो सकता जब तक उनकी एक इजाज़त हो इसके अंदर। और वो भी अगर अमूमन मेडिकल प्रोसीजर जो है वो कभी भी अगर इस तरह रिकॉर्ड करके दिखाए जाते हैं तो वो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए किए जाते हैं कि बाकी जो तालिब इल्म है जो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं सर्जरी पढ़ रहे हैं उनको दिखाया जाए कि प्रोसीजर कैसे होता है। उसके अलावा इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, ये बहुत बड़ी इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। लेकिन वो इस केस के अंदर इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी सबसे छोटा मसला है। जो बड़ा मसला ज़्यादा ये है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड और एक सर्जरी जो है वो की जा रही है और उसके अंदर मुकाबलेबाजी जो है वो की जा रही है। फिर जो बाकी अमला वहाँ पे था उनका जो एटीट्यूड था इसके अंदर हंसमुख थे और वो कोई एक डॉक्टर की टीम पे था, कोई दूसरी डॉक्टर की टीम पे था और उसके पीछे से इस किस्म का ठट्ठा भी लग रहा था। ये भी ज़ाहिर है कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ये तो देखें ना, वो इस किस्म की चीज़ है जो हमारे सामने आ चुकी है क्योंकि किसी ने ये सोचा कितना ज़बरदस्त आइडिया होगा कि इसकी वीडियो बना के उसको सोशल मीडिया पर लगा दें। लेकिन इसके एक लॉन्ग टर्म असरात भी जो हैं उनको उनके ऊपर मुआयना करना बहुत ज़रूरी। क्या ये आया ये पहले हो चुका है? क्या ये सस्पेंशन जो है वाहिद एक चीज़ है? मुझे याद आ जाता है वो वाला वाक़या जो लेडी वेलिंगटन की
करीब ही दरबार के ऊपर पेश आए थे, जिसके अंदर ओपन मैनहोल में एक माँ और बेटी गिर के जहाँ पाक हो गए थे। उसके बाद से आपको याद है कि जी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई और बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए और बहुत ज़्यादा सस्पेंशन हुई और शो कॉज है। वो दिन है, आज का दिन है, मुझे उसके ऊपर नहीं पता अपडेट क्या है। क्या ये भी उसी किस्म का मामला जो है होने को लगे हैं, या इससे जो डॉक्टर्स जो हैं ये बाज आएंगे, नहीं आएंगे? अब ये सारे सवालात हैं। अब अगेन मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से इसके ऊपर बात भी की है, बहुत ज़्यादा चीज़ें भी सुनी हैं, देखी भी हैं, पढ़ी भी हैं। डॉक्टर तो कोई भी कह रहे हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। डॉक्टर कम्युनिटी खुद जो है उनके ऊपर एक कहते हैं ये दबा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक और भी चीज़ शुरू हो गई है इसके अंदर जिसकी मैं बहुत डिसएग्री करता हूँ। वो ये है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे डॉक्टर और आवाम के लोगों ने ये बात की है कि पाकिस्तानी तमाम डॉक्टर ऐसे ही तो होते हैं, वो सिर्फ कमाई करने के लिए आते हैं, वो सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए आते हैं, सर्जरी वो बिला वजह कर देते हैं, और इस किस्म की चीज़ें भी शुरू हो गई हैं। अब मेरे ख्याल में वो ज़रा अनफेयर बात है कि तमाम डॉक्टर्स को आप इस ज़ुमरे में नहीं धकेल सकते। हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो बड़े काबिल भी हैं, बड़े अच्छे भी हैं, बड़े इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के भी हैं, और जिस किस्म की सर्कमस्टांसेस के अंदर ख़ास और पब्लिक सेक्टर की बात करने, जिस किस्म की सर्कमस्टांसेस में उनको काम करते हैं और जो पेशेंट लोड है उनको मैनेज करना पड़ता है, उसके अंदर फिर भी मैनेज हो रही हैं चीज़ें। और ऐसी वीडियोज़ या इससे हट के लड़ाई झगड़े की वीडियोज़ या कोई भी और चीज़ आपको बड़ी कम देखने को मिलती हैं। ये इसका मतलब है कि वो अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जिन लोगों, ये जो 8, 2, 10 और 2, 12 लोगों को सस्पेंड किया गया है, इनको तो किसी किस्म की एक्सक्यूज़ नहीं बनता जो हरकत इन्होंने की है। जी सर, आपने वो मैनहोल वाले वाक़े का जिक्र किया, उसमें तो जो हस्बैंड थे और जो लड़की के फादर थे उन्होंने ब्लड मनी ले लिया था। सो वो जो ज़िम्मेदारान थे वो जो है वो ज़ाहिर है छुट गए। बट वाकई ये चीज़ देखने वाली है कि क्या उसके बाद वो आगे किसी साइट पे लगे नहीं लगे, ये मेरा बात। एग्जैक्टली वो सरकार ने वो कॉन्ट्रैक्ट उनसे लेकर क्या किसी और को दे दिया है या अभी तक उनके पास ही है, ये चीज़ हमें नहीं पता। अच्छा, जहाँ तक इस वाक़े का जिक्र है, एक तो आपने बता ही दिया और मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं एक्सप्रेस कर सकूं कि मैं इस पर कैसा महसूस कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि ये मिसकॉन्डक्ट और जो है बेरहमी एक तरफ, दूसरी तरफ मुझे ये कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट लोग भी नहीं लग रहे। मतलब उसकी वजह ये है कि आप मतलब ज़ाहिर है ये होना ही नहीं चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस, लेकिन जब हो भी रहा था और कोई बेट लगी भी हुई थी, उसको डॉक्यूमेंट करना, वीडियो बनाना, मतलब आपको नहीं पता कि ये वीडियोस जो बनती हैं ये लीक हो जाती होती हैं। अब मकसद ये बेसिकली किसी ने लीक ही की है ना ये वीडियो, और ये एक ऐसी चीज़ थी कि जिसके बाद आप गिरफ्तार हो सकते हो, आपका लाइसेंस फॉर लाइफ रिवोक हो सकता है, आपका पूरा करियर तबाह हो सकता है। सो ऐसे उसमें वीडियो बनने देना, ये भी मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये मतलब डॉक्टर्स तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सियाने लोग होते हैं। तीसरी और आखिरी चीज़ जो आपने कहा ना कि जी इतने नंबर ऑफ पीपल सस्पेंड हुए और इनको सख्त से सख्त सज़ा। अच्छा, जाहिर है केस चलेगा तो पता लगेगा। अब देखिए ना, हो भी सकता है कि HOD को पता हो कि यहाँ पर इस किस्म की मैल प्रैक्टिस होती है, और नहीं भी हो सकता कि मतलब HOD हो सकता है तसव्वुर भी ना कर सकता हो कि यार मेरे हॉस्पिटल में ये होता है। तो कुछ भी हो सकता है। जाहिर है अगर उसके इल्म में था तो फिर तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर इल्म में नहीं था तो हाँ, ये बात हो सकती है कि जी क्यों नहीं था आपके इल्म में, मतलब आप HOD हैं तो आपका काम है कि आप पता रखें कि आपके अस्पताल में क्या चीज़ें होती हैं। सो ये अगेन जो आपने कहा कि ये जाहिर है हकीकत तो नहीं हो सकती इस बात में कि पाकिस्तान का हर डॉक्टर ऐसा ही होता है। ये तो मफरूज़े की बुनियाद पे हम इस तरह की बात कर देते हैं कि सब चोर हैं, सब ऐसे हैं। बट एक बहरहाल सीरियस स्टडी होने की ज़रूरत है, और वो ये है कि जो बाकी ममालिक हैं और जो पाकिस्तान है उनका आपस में किया जाए जो है ना कंपैरिजन, कि बाकी ममालिक में कितने बच्चे जो हैं वो सी सेक्शन से होते हैं और पाकिस्तान में कितने होते हैं। अगर तो रेशो बराबर है तो फाइन, अगर रेशो में पाकिस्तान ऊपर है तो फिर ये भी सोचना चाहिए कि इसकी क्या वजह है। क्योंकि अगेन बात ये भी नहीं है कि जी उस नॉर्मल डिलीवरी में पैसे कम लगते हैं या सी सेक्शन में ज़्यादा लगते हैं। असल बात यह है कि जो सी सेक्शन है उसमें डॉक्टर अपनी मर्जी के टाइम पर आता है और सी सेक्शन करके चला जाता है, जबकि नॉर्मल डिलीवरी तो कभी भी हो सकती है, तो उसके लिए फिर डॉक्टर को बड़े ऑड टाइम्स में आना पड़ सकता है। सो ये एक बड़ा मसला है, इसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत बहरहाल है। सर बिल्कुल। सर देखें, लेडी वेलिंगटन की बात करें तो ये अस्पताल जो है लाहौर की हद तक तो मैं दावे
दावे से कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड बर्थ के जो मेडिकल इश्यूज़ होते हैं वो तमाम तर जो हैं पब्लिक सेक्टर की हद तक लेडी वेलिंगटन में होते हैं। बाकी प्राइवेट के अंदर हमें पता है कौन से अस्पताल हैं जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा होते हैं, और इसके ऊपर काफ़ी से काम एक ज़माने में हो चुका है, लेकिन और उसकी रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं जिनमें से एक आध मैंने पढ़ी भी कि लेडी वेलिंगटन की अपनी रेशियो क्या है सी सेक्शन टू नॉर्मल डिलीवरी, वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन ये सर बहुत डिस्कशन मांगता है। अगेन ये चीज़ कल हुई है और इसके ऊपर हमें कल सामने आई है हमारे, तो इस पर मैं कि हम कोई ना एक्सपर्ट ओपिनियन लें कुछ डॉक्टरों का, लेकिन वो हम प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर कोशिश करेंगे उसके अंदर लेकर, ताकि ये आप सही कह रहे हैं कि पता तो चले कि असल में स्टेटिस्टिक्स है क्या है इस चीज़ के ऊपर। और दूसरा सर देखिए जो होते हैं ना बाकी मेडिकल इशूज़, हर मेडिकल इशू एक सीरियस चीज़ है, लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे चाइल्ड बर्थ के ऊपर को मामलात होते हैं तो वो बड़ी सेंसिटिविटी उसके अंदर बढ़ जाती है, तो उसके ऊपर इस किस्म की हरकत करना जो है वो फैमिली के लिए भी बड़ी ट्रॉमेटिक है, इस अस्पताल के लिए बड़ी ट्रॉमेटिक है, और ख़ास तौर पे डॉक्टर आयशा और डॉक्टर तैयबा जो हैं इनके करियर्स जो हैं इससे ना सिर्फ मुतासर होंगे बल्कि ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद देखिए ट्रस्ट फैक्टर जो बड़ा कम हो जाता है। तो इस चीज़ को पहले देखना चाहिए था। और अगेन चलें इससे एक अगेन हर चीज़ के अंदर एक मुस्बत पहलू होता है, उसका सिल्वर लाइनिंग होती है, वो ये है कि इसकी बुनियाद पे आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लें कि या ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो रही है या कोई कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी हो रही है, उसके अंदर भी कि खुदा न खास्ता किसी के मुकाबलेबाजी तो नहीं होती, और इस चीज़ को हम मंजर आम पे लें। अगेन मैं लास्टली इजाज़त लेने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि आप जो देखने वाले हैं और तमाम अवाम जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे बड़े काबिल हैं, और ये चंद लोग हैं ये उस चीज़ की अक्कासी बिल्कुल भी नहीं करते। तो बाकी सर वक्त ख़त्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।